नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में हम न्यूज़पेपर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। ये एक डेली करंट अफेयर वीडियो है जिसको हमने प्रीलिम्स 2023 के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। 1.5 साल का करंट अफेयर आपके लिए इनफ रहेगा और हमारे चैनल की तरफ से आपको 1.5 साल का करंट अफेयर उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं ये जानते हुए कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से 5 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है मनी लॉन्ड्रिंग। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग या फिर हमारा जो एक्ट है PMLA प्रिवेंशन टू मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये लगातार न्यूज़ में है। एक तो आपने देखा होगा जो सोनिया गांधी जी है उनसे जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है यानी कि ED है वो लगातार पूछताछ कर रहा है। दूसरा संदर्भ ये है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने PMLA एक्ट के तहत जो ED की पावर्स है उनको बरकरार रखा है, इस पर एक जजमेंट दी है और जिस जजमेंट को लेकर आज के न्यूज़पेपर में भी और जो कल का भी न्यूज़पेपर था उस पर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कौन कौन से वो चरण है जिसमें जो ब्लैक मनी है उसको वाइट किया जाता है, इसके अलावा हमारा एक्ट क्या है, इसके अलावा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या है, उनको क्या पावर्स मिली हुई हैं, वो कौन कौन से कानूनों को लागू करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम इस वाले टॉपिक के तहत कवर करेंगे। ये वाला टॉपिक न सिर्फ प्रीलिम्स के लिए बल्कि आपके मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा टॉपिक है राजकोषीय संघवाद, फिस्कल फेडरलिज्म। कल को देखिए एक एडिटोरियल आया था फिस्कल फेडरलिज्म पर, उसी को 20 बनाते हुए मैंने इसका कंटेंट तैयार किया है। ये टॉपिक भी आपके मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से फिस्कल फेडरलिज्म समझना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। जैसे GST काउंसिल की बैठक होती रहती है जो कि फिस्कल फेडरलिज्म का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने GST काउंसिल की बातें राज्यों पर केंद्र पर क्या बाध्यकारी होंगी या नहीं, इस पर भी एक जजमेंट दिया था और हमने उसको अपनी पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल से पढ़ा था। इसके अलावा राज्य देखिए टाइम टू टाइम जो केंद्र सरकार है उसके ऊपर ये आरोप लगाते रहते हैं कि उनकी तरफ से हमें वित्त जो है आप कह सकते हैं पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया जाता और साथ ही वो वित्त की कमी का रोना भी रोते रहते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फिस्कल फेडरलिज्म को लेकर क्या कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं, फिस्कल फेडरलिज्म होता क्या है, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर मीन्स पर्सपेक्टिव। अगर आप चाहें तो उस पर एक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। थर्ड टॉपिक है वन अधिकार अधिनियम 2006। अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा इस बार जो फॉरेस्ट राइट हैं और इनको लेकर जो एक्ट है वो लगातार न्यूज़ में, हम बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं। तो 2006 वाला ये एक्ट जो है अभी फिर से चर्चा में है क्योंकि उड़ीसा के द्वारा बहुत अच्छा काम इस एक्ट के तहत किया गया है और बहुत सारे आदिवासियों को उनकी ज़मीन की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित कराई है। तो मेरा ये एक गैस है कि मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए ये वाले जो फॉरेस्ट एक्ट वाले जितने भी एक्ट हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यू शुड प्रिपेयर अ नोट्स अबाउट इट, ठीक है। मीन्स को ध्यान में रखते हुए आप इसको ध्यान रखिएगा। 4 टॉपिक सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है। प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन क्षमता। अभी देखिए एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर जो भारत है भारत सरकार है उन्होंने अपना पॉपुलेशन को लेकर एक विजन डॉक्यूमेंट 2030 रिलीज़ किया है। तो क्या कुछ उस कॉन्फ्रेंस में या कॉन्क्लेव में मंत्री ने कहा है और एक भारत को लेकर एक अच्छी न्यूज़ जो हमें पता चली है वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है ये समझेंगे। प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन क्षमता ये क्या होता है इसको समझेंगे। और एंड में एक छोटा सा टॉपिक सफ़ेद प्याज को मिला GI टैग, इस पर हम चर्चा करेंगे, कहाँ से ये बिलोंग करती है और GI टैग के बारे में बेसिक जानकारी हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए हमारा मनी लॉन्ड्रिंग वाला ये टॉपिक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है जो पावर्स थी अरेस्ट करने की या रेड करने की PMLA एक्ट के तहत, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो PMLA अधिनियम 2002 है इसकी धारा कौन सी 19, इसकी संवैधानिक वैधता को एक चुनौती दी गई थी याचिका के जरिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनौती को खारिज करते हुए कहा कि जो धन शोधन निवारण अधिनियम है PMLA की हिंदी में फुल फॉर्म है, इसके तहत प्रवर्तन निदेशालय यानी कि हमारा जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उनको देखिए जो अधिकार मिले हैं उनका हम समर्थन करते हैं और इसकी धारा 19 के तहत जो गिरफ्तारी करता है ED वो उनका अधिकार मनमाना नहीं है, यानी कि जो राइट टू अरेस्ट है PMLA एक्ट के तहत जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को मिला हुआ है उसकी संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है और ये धारा 19 में जो है स्पेसिफाई किया हुआ है इस एक्ट की।
राइट, गिरफ्तारी का अधिकार। इसके अलावा जो धारा 5 है जिसमें ये बताया गया है कि धन शोधन में लगे हुए लोग जो हैं उनकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जा सकता है, कुर्क किया जा सकता है, ये भी संवैधानिक रूप से वैध है। इसके अलावा उन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज कही, उन्होंने कहा हर मामले में जो ECIR होती है यानी कि परिवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट होती है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे पुलिस एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR को दर्ज करती है, उसी तरीके से धन शोधन के मामलों में ED के द्वारा ये ECIR को जो है दर्ज किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हर मामले में इसको दर्ज करना अनिवार्य नहीं है, यानी अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से गिरफ्तारी के समय एक कारण बता दिया जाता है कि इस कारण की वजह से हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं तो वो पर्याप्त है, उसके लिए FIR जैसी जो हमारी प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट है इसको दर्ज करना हर मामले में ज़रूरी नहीं है। तो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए बताया हुआ है कि ED की जो ECIR होती है वो पुलिस की प्राथमिकी के बराबर होती है। ठीक बात है, इतना आप समझ गए। अब ये तो हमें पता चला कि एक एक्ट है, उसके तहत गिरफ्तारी करने का अधिकार, संपत्ति को जब्त करने का अधिकार, उनकी रिपोर्ट हर बार ना दर्ज करने का अधिकार, ये सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। ठीक है, अब हमें पता चला किस बारे में था, एक एक्ट के बारे में था। वो एक्ट का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। तो इसका मतलब सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए। देखिए, मनी मतलब धन, लॉन्ड्रिंग मतलब धुल देना, साफ कर देना। हम अपने कपड़े लॉन्ड्री के लिए देते हैं, गंदे कपड़े अच्छे होके वापस आ जाते हैं। तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है, पहले तो कपड़े क्या थे? गंदे थे, फिर क्या हो गए? साफ हुए और फिर वो वापस आपके पास आ गए। ठीक है, इसी तरह जो धन है, जो काला धन है, साफ नहीं है, जिसको गलत तरीकों से आप कह सकते हैं अर्जित किया गया है, जैसे वेश्यावृत्ति के द्वारा, ठीक है, इलीगल हथियारों की बिक्री के द्वारा या फिर ड्रग्स वगैरह बेचकर, तो वो पैसा अब आप अपने बैंक वगैरह में तो सीधे सीधे जमा कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सरकार को, उसके ऑफिसर्स को आपने इनकम का एक सोर्स बताना पड़ेगा कि ये जो आपने यहाँ पे 100 करोड़ रुपया जमा किया है, भाई ये आया कहाँ से? अब ये तो आप कहेंगे नहीं ड्रग्स बेच के आया है। इसका मतलब उस पैसे को धोना है, साफ करना है, तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना है। तो ये लोग क्या करते हैं, उस पैसे को ऐसी जगह भेज देते हैं जहां इनकम का सोर्स बताने को लेकर ज़्यादा सख्त कानून नहीं है। वहां से फिर इस पैसे को वापस अपनी कंट्री में लाया जाता है इन्वेस्टमेंट के रूप में। वहाँ एक फेक कंपनी बना दी, उस फेक कंपनी को कह देते हैं कि वो यहाँ भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक है, कैसे? कि रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, या फिर ऐसी किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर रही है। तो अब देखिए, क्योंकि वो धन दूसरे देश से लेजिमेट तरीके से आया है, ठीक है, और अब वो इन्वेस्टमेंट के रूप में आपके भारत में आकर आपके सिस्टम का एक हिस्सा बन चुका है। तो मतलब कपड़े धुलकर वापस आ चुके हैं, पैसा वाइट बन चुका है। अब जब आपको पता कराना होगा कि भैया ये पैसा आया कहाँ से, आप बता सकते हो वो सिंगापुर में जो है कंपनी थी और उस कंपनी ने भारत में क्या इन्वेस्टमेंट की है। इस पैसे को आप शेयर मार्केट में, बॉन्ड्स में, अलग अलग जगह पर लगा सकते हैं। तो ये होता है मोटे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, यहीं पर ये बताया हुआ है। तो देखिए, व्यक्ति इस प्रकार से धन की हेरा फेरी करता है कि जो लॉन्ड्रर होता है वो बेसिकली क्या करेगा कि जो इनकम सोर्स है वो ऑफिसर्स को ना पता चले उस तरीके से उस पर लेयरिंग कर देता है, अपनी जो पैसे की एक्चुअल सोर्सेज के ऊपर लेयरिंग कर देता है। पैसा इतनी जगह से घुमा के आता है वापस कि पता करना मुश्किल हो जाता है कि ओरिजिनल सोर्स क्या थी। और जो भी व्यक्ति ये काम करता है उसको लॉन्ड्रर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो पैसे की लॉन्ड्रिंग की जाती है तो उसकी जो प्रक्रिया है उसमें 3 चरण शामिल होते हैं। पहला होता है प्लेसमेंट, दूसरा होता है लेयरिंग, तीसरा होता है एकीकरण। प्लेसमेंट में क्या होता है भाई? सबसे पहले तो जो आपका काला धन है, जो कैश के रूप में आपके पास है, ठीक है, या जिस भी तरीके से, उस काले धन को आपने प्लेस करना है किसी सेफ हेवन में, किसी ऐसी जगह जहां कानून वगैरह से आप बच सकते हैं। एक बार जब पैसा वहां पर प्लेस हो गया, दूसरा चरण क्या है? लेयरिंग। अब आप उस पर लेयर करना शुरू करते हो, यहाँ से वहाँ डाला, वहाँ से यहाँ डाला, यहाँ से वहाँ डाला, देन यहाँ इन्वेस्ट किया, वहाँ से ये इन्वेस्टमेंट किया, एक शूडो कंपनी बनाई, दूसरी फेक कंपनी बनाई, तीसरी शेल कंपनी बनाई, ये उसकी लेयरिंग हो गई। फिर उन लेयरिंग के बाद पैसा वापस देश में आ जाता है, तब उसका क्या हो जाता है?
इंटीग्रेशन टू द सिस्टम हो जाता है, आपकी जो अर्थव्यवस्था है इसके अंदर वो पैसा आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन होते हैं। पहले प्लेसमेंट होती है, फिर लेयरिंग होती है, देन इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, इन 3 चरणों को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए भाई, जब इस तरीके से गलत काम हो रहे हों तो हमारी सरकार का क्या काम है, उन कामों को रोकने के लिए कानून बनाना। तो एक कानून बनाया गया जो हमारा कौन सा है, धन शोधन का निवारण करने वाला अधिनियम 2000। ठीक है, 2002 में 2002, ठीक है, 2002 में इसको अधिनियमित किया गया था, 2005 से ये क्या है, लागू हो गया। सही है। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले तो आप समझ ही गए कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। ठीक है, दूसरा क्या है, जो अवैध गतिविधियां हैं और जो अवैध अपराध है उनमें काले धन के उपयोग को रोकना है। ये जो इतने गलत गलत काम होते हैं ये पैसे के दम पे ही तो होते हैं, और ये सारा का सारा कहाँ से आ रहा है, ये ब्लैक मनी आ रहा है। अगर आपके पास पैसा ही ना हो तो क्या आप लोगों को तैयार कर पाएंगे कहीं बम फेंकने के लिए, नहीं कर पाएंगे, आप उनको पैसे से ही तो खरीदते हैं। तो अपराधों में, अवैध गतिविधियों में काले धन का उपयोग रोकना, ये इसका एक उद्देश्य है। फिर देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल या फिर उससे प्राप्त जो संपत्ति है उसको जब्त कर लेना। ठीक है, पैसे को जब्त कर लेना। फिर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अन्य प्रकार के जो संबंधित अपराध है उनको भी रोकने का प्रयास करना, रिलेटेड क्राइम्स को भी रोकना। अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की जांच के लिए जिम्मेदार कौन सा प्राधिकरण है, तो वो आपका प्रवर्तन निदेशालय है, आपका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है। अब हमें कहानी थोड़ी थोड़ी क्लियर हो गई कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पावर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया, क्योंकि पीएमएलए एक्ट के तहत जो कानून वगैरह को लागू करने की जिम्मेदारी है वो ईडी के पास है। तो इसका मतलब अब हमें ईडी क्या होती है ये भी पता हो, है ना। तो अब हम देखते हैं कि हमारा प्रवर्तन निदेशालय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत जो राजस्व विभाग आता है उसके अधीन क्या है, एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है। राइट, इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात करें इस निदेशालय की उत्पत्ति कब हुई थी, तो देखिए 1956 में हो गई थी, जब हमारे पास विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम 1947 आया था। तो इस कानून के उल्लंघन से निपटने के लिए हमने एक प्रवर्तन इकाई का बेसिकली गठन किया था, और फिर 1957 में इस इकाई का नाम बदलकर हमने प्रवर्तन निदेशालय कर दिया था। ठीक बात है। तो आपने बेसिकली ये याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये तो थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए कौन कौन से कानूनों को लागू करता है, तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 को ये लागू करता है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कैसे ये पूरा सिस्टम काम करता है। मैं आपको एक बार लास्ट में रिवाइज करा देती हूँ। इलिसिट एक्टिविटी, वो अवैध धंधे, गोरख धंधे जो बेसिकली गलत है, जिनके बारे में आप सार्वजनिक रूप से नहीं बता सकते, उनसे आपने कमाई की। उस कमाई की आपने क्या है, प्लेसमेंट की, क्योंकि आपके पास बल्क में कैश है, उस कैश को आपने डिस्पोज करना है। ठीक है, कहीं पे सेव करना है। उसके बाद लेयरिंग होगी, मल्टीपल ट्रांसफर्स आप उस पैसे के करते हैं, एंड देन इंटीग्रेशन होगा, परचेज जो है आपकी लेजिटिमेट हो जाती है। ठीक है, तो आपका वो पैसा क्या है, काले से सफेद बन जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से जो लॉन्ड्रर होता है वो अवैध तरीके से कमाए गए धन के सोर्स को संदिग्ध लेन देन करके क्या है, छुपा लेता है। यही तो काम ही है कि अपने पैसे की सोर्स को छुपा लेना। तो दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। ठीक है। दूसरा ये कह रहा है, धन शोधन निवारण अधिनियम सरकार को इस बात की शक्ति देता है कि वह अवैध रूप से प्राप्त की गई आय से अर्जित संपत्ति को जब्त कर सके। ठीक है, अब मुझे बताइएगा ये राइट है या रॉन्ग है, एंड एक मैं बता चुकी, उसके बेस पे आप बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आज पहला ही क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक की, राजकोषीय संघवाद, द पुअर स्टेट ऑफ इंडियाज फिस्कल फेडरलिज्म। ये एक आर्टिकल बेसिकली आया था, तो हम पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ेंगे। देखिए, जीएसटी काउंसिल के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। क्या था वो, कि भैया जो संसद और राज्य विधानसभा है दोनों के ही पास जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति है, और दूसरा जो परिषद की सिफारिशें हैं वो केंद्र और राज्यों के बीच एक सहयोगी संवाद का फल है। भाई आप एक कोऑपरेटिव जो टॉक है उसमें लगे रहते हैं, आपस में बातचीत करके मुद्दे सुलझाते हैं, यही होना चाहिए। आप पर ऊपर से कुछ थोपा नहीं जा सकता, आपस में सहयोग से आपने काम करना होगा। तो इस तरीके से देखिए क्या है, ये आप कह सकते हैं न्यूज़ में था, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। तो देखिए, भारतीय संघवाद
जब हम फिस्कल फेडरलिज्म यानी कि वित्तीय संघवाद की बात करेंगे तो सबसे पहले तो संघवाद क्या होता है हमें ये पता हो। संघवाद को बहुत आसान करके समझते हैं। देखिए, एक देश में दो लेयर है गवर्नमेंट की, एक केंद्रीय स्तर पर है, एक राज्य के स्तर पर है। उन दोनों गवर्नमेंट का क्या एक अधिकार क्षेत्र होगा, किन किन चीज़ों पर वो पावर्स रखते होंगे, इसको जब डिवाइड कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और ऐसा संविधान के माध्यम से किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ही ये बता दे कि केंद्र सरकार क्या करेगी, कितने एरिया पर, किन सब्जेक्ट्स पर इसका नियंत्रण रहेगा, और राज्य सरकार क्या करेगी, इसका कितने सब्जेक्ट पर नियंत्रण रहेगा। तो बेसिकली ये संघवाद है। आप बेसिकली क्या कर रहे हो, कॉपरेशन के साथ मिलकर अपने अपने अधिकार क्षेत्र में संविधान के प्रावधानों के तहत गवर्नमेंट को चला रहे हो। ठीक बात है, इसको ध्यान रखिएगा। तो संघात्मक व्यवस्था का तात्पर्य एक ऐसी शासन प्रणाली से है जहां पर संविधान के द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य सरकार के मध्य किया जाता है और दोनों अपने अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग सफलतापूर्वक करते हैं। अगर संघवाद का मतलब ये है तो फिर वित्तीय संघवाद का मतलब क्या होगा। देखिए, यहाँ पे शक्तियों का विभाजन हुआ है, यहाँ पर वित्तीय शक्तियों का विभाजन होगा। ठीक बात है। तो यही देखिए, राजकोषीय संघवाद सरकार के स्तरों के बीच वित्तीय संबंधों के विभाजन से संबंधित है। आप जैसे पावर का मतलब क्या भाई, कौन कौन सी चीज पर आप टैक्स लगा सकते हो, कितना पैसा आपके पास जाएगा, कितना केंद्र सरकार के पास जाएगा, किन किन चीजों को लेकर आप नियम कानून बना सकते हो वित्त से संबंधित। तो ये सारी चीजें जब डिवाइड कर दी जाती हैं तो बेसिकली आपका क्या है, फिस्कल फेडरलिज्म है। ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय और राजकोषीय संबंधों की व्याख्या कहाँ की गई है, संविधान का भाग 12 उसका अध्याय नंबर 1 यहाँ पर की गई है। ठीक है। इस अध्याय में संघ तथा राज्यों के बीच वित्तीय साधनों का विभाजन भी किया गया है। ठीक है। तो ये 12 जो है आपका, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो संसद है वो संघ सूची के विषयों पर और जो राज्य विधानमंडल है वो राज्य सूची के विषयों पर क्या कर सकती है, कर निर्धारण करने का उसको अधिकार है। आप जो है स्टेट लिस्ट पर जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन पर टैक्स लगा सकते हो और केंद्र सरकार यूनियन लिस्ट पर टैक्स लगा सकती है। अच्छा, कर निर्धारण करने की जो अवशेष शक्ति है वो किसके पास है, संसद के पास। भैया, स्टेट पर तो राज्य ने लगा लिया और सेंट्रल पर केंद्र ने लगा लिया। ठीक बात है। लेकिन भविष्य में कुछ ऐसी नई नई चीजें भी तो आ सकती हैं जिनका अभी ना पता हो, जिनको इन दोनों लिस्ट में ना लिखा हो, तो वो जो अवशेष वाली शक्ति है वो संसद के पास है। जैसे आजकल डिजिटल टैक्स आ गया है जो कभी पहले नहीं था, है ना। तो इस तरीके से चीजें, तो भैया इस ये वाला जो उपबंध है इसके तहत संसद ने उपहार कर, संवृद्धि कर और व्यय कर जो है लगाए हैं। ठीक है। अब देखिए, सामान्य विनियमों के तहत जो राज्य विधानमंडल है उसकी कर निर्धारण शक्तियां उसको दी गई है। हाँ, आपकी जो स्टेट लिस्ट है उस पर आप टैक्स लगा लीजिए, लेकिन उस पर कुछ रोक भी लगाई गई है। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार पर प्रति व्यक्ति अधिकतम आप 2500 रुपये प्रति वर्ष टैक्स लगा सकते हैं। देखिए, आयकर लगाना जो है वो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन आप भी कर सकते हैं, बट ऐसा आप 2500 के लेवल तक ही कर सकते हैं। इसके अलावा अगर खरीद बिक्री पर जो आप टैक्स लगा रहे हो वो खरीद बिक्री आयात निर्यात के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है तो उस पर आप टैक्स नहीं लगा सकते। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो बेसिकली ऐसी एक प्रॉपर लिस्ट है जिसको आप अपनी पॉलिटी के बुक से या फिर नोट से पढ़िएगा। तो क्या है, केंद्र सरकार के पास विशाल शक्तियां हैं वित्त को लेकर, राज्य सरकार के पास काफी लिमिटेड शक्तियां हैं, वो टैक्स बहुत जगह नहीं लगा सकते, बहुत ज्यादा नहीं उस पर जो है लगा सकते हैं। तो इसीलिए पैसे के लिए कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को केंद्र का जो है सहारा लेना पड़ता है और इसी वजह से फिर जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। और इन्हीं चीजों को लेकर बार बार ये आता है कि जो भारत का संविधान है वो केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे राज्य जो है कम से कम वित्त के मामले में काफी ज्यादा डिपेंड है केंद्र सरकार के ऊपर। ठीक है। ये सारा फिर मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हो जाएंगी। अब देखिए, 3 महत्वपूर्ण घटक हैं अगर हम फिस्कल फेडरलिज्म की बात करें। सबसे पहली बात तो संविधान का अनुच्छेद 1 ही कह देता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है। देखिए, हमने यूनियन की बात की है, हमने क्या कहा है कि भैया जो राज्य है उनकी यूनियन होगा हमारा देश, यानी कि राज्य
अलग होकर नहीं रह सकते। हमारे यहाँ राज्यों को तो तोड़ने मरोड़ने की शक्ति है केंद्र के पास कि उनका नाम बदल सकता है, सीमा में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन राज्यों के पास ये पावर नहीं है कि वो यूनियन से अलग हो जाए। तो हम एक यूनियन है, मतलब हम बेसिकली क्या है, केंद्र वाला जो हमारा एक शासन व्यवस्था है वो थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, दूसरा क्या है, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची ने अलग अलग सब्जेक्ट्स को क्या है, केंद्र राज्यों के अंदर बांट दिया है। जैसे केंद्र सूची पर जो टैक्स लगा रहे काम है वो केंद्र सरकार करेगी, राज्य सूची पर राज्य सरकार करेगी। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए क्या है, संविधान का अनुच्छेद 280, ये 280 क्या कहता है, शुद्ध केंद्रीय करों और जो विभिन्न अनुदान होंगे उनके ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज पुनर्वितरण की सिफारिश करने के लिए हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन अनिवार्य है। देखिए जितना भी केंद्र सरकार का पूल होता है, कर उसको जितने भी मिले होते हैं, उन करों में से एक हिस्सा वो अपने पास रखते हैं, बाकी का हिस्सा वो राज्य सरकारों में बांट देते हैं। ठीक है, और ये सब काम वित्त आयोग की सिफारिशों के जरिए किया जाता है। तो कई बार राज्य ये कहते हैं कि वित्त आयोग को हमारा हिस्सा और बढ़ाना चाहिए, इस चीज को लेकर भी देखिए प्रॉब्लम आती है। तो कहीं ना कहीं जो राज्य हैं वो पैसे के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर है, या तो जो केंद्रीय करों का पूल है उसमें से उनको हिस्सा मिलता है, या फिर सरकार उनको अनुदान देती है, ग्रांट वगैरह देती है। ठीक है, तो ये आपने चीज़ों को ध्यान रखना है। तो पीटी में फिस्कल फेडरलिज्म इतना अगर आपने पढ़ा है तो सफिशिएंट है, मीन्स के लिए आपको थोड़ा सा और इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। राइट, तो आइए अब ये वाला हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए कि भारत सरकार अधिनियम 1919, हम औपनिवेशिक भारत की बात कर रहे हैं, और 1935 इसके तहत केंद्र और राज्यों के बीच जो राजकोषीय संघवाद है और जो राजस्व साझेदारी के सिद्धांत है, इनको औपचारिक रूप दिया गया था। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं या फिर आप पॉलिटी में भी एकदम स्टार्टिंग में एक इवोल्यूशन पढ़ते हैं, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ तक पहुँचने का या भारत की पॉलिटी जो आज है यहाँ तक पहुँचने की यात्रा पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे अंग्रेजों ने अलग अलग एक्ट पारित किए थे और हर एक्ट के तहत उन्होंने थोड़ा सा और पावर्स जो है देनी शुरू की थी। तो एंड वाले जो एक्ट है इनके माध्यम से बेसिकली काफी हद तक वित्तीय जो संबंध थे इनको डिफाइन कर दिया गया था। राइट, अब हम दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये ठीक है, ये कह रहा है भारतीय संविधान का जो भाग 12 है वो राजकोषीय संघवाद को विस्तृत रूप से परिभाषित करता है। ये तो हमने शुरू में ही पढ़ लिया था, भाग 12 का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, हमारा ठीक है। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट हमारे ठीक है, और यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, डी जो है हमारा आंसर आ जाएगा। राइट, क्योंकि ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। सही हो गया। चलिए अब हम अपना तीसरा टॉपिक देखते हैं, वन अधिकार अधिनियम 2006। तो देखिए ये अधिनियम क्या कर रहा है, जो पीढ़ियों दर पीढ़ी जंगल में निवास कर रहे थे लेकिन औपनिवेशिक सरकार ने उनके बहुत सारे अधिकारों को छीन लिया था, उन पीढ़ी दर पीढ़ी रहने वाले लोगों को फिर से क्या है, उनके अधिकारों को प्रदान करता है। यानी कि हम अपने वनों को सुरक्षित भी रखेंगे और वो लोग जो अपने जीवन के लिए, अपने आश्रय के लिए उन वनों पर निर्भर है, उनको भी उनके अधिकार देंगे। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो हमारे अनुसूचित जनजातियाँ हैं, ठीक है, इसके अलावा जो अन्य पारंपरिक विस्थापित है उनके लिए वन भूमि में वन अधिकारों की व्यवस्था जो है या उनका जो व्यवसाय वगैरह है वन के अंदर, उसको मान्यता देता है। राइट, तो देखिए इस कानून को बोला गया कि जो 13 दिसंबर 2005 से पहले वन भूमि पर रहने वाले अनुसूचित जनजाति के सभी समुदाय थे, उनको वनों में रहने का और आजीविका का क्या करता है, अधिकार प्रदान करता है। इस अधिनियम की जो धारा नंबर 2 है वो दरअसल ये कहती है कि जो अन्य परंपरागत वन निवासी हैं जो कि अपना अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, उनको इस बात के साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे कि इस अवधि से पहले वो उस वन क्षेत्र में रह रहे थे और कम से कम 3 पीढ़ियों से रह रहे थे। एक पीढ़ी के लिए 25 साल निर्धारित किया गया, तो 75 साल बोला गया है कि अगर आप वहाँ पर रह रहे थे तो आपको जो है राइट्स दे दिए जाएंगे। इन राइट्स में देखिए आपको खेती करने के लिए जमीन का एक पट्टा भी दिया जा सकता है। ठीक है, जो लघु वन उत्पाद होते हैं जैसे शहद है, बांस है, ठीक है, इन सब पर भी आपको क्या है, इनको बटोरने का, इकट्ठा करने का, इनको बेचने का भी अधिकार आपको दिया जा सकता है। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है तो मैं थोड़ा जल्दी आपको करा देती हूँ, है ना। तो देखिए जो ग्राम सभा है बेसिकली उसको इस एक्ट के तहत काफ़ी ज़्यादा
अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, ग्राम सभा को काफ़ी सारी पावर्स दी गई, जिसमें से एक ये पावर है कि चाहे व्यक्तिगत अधिकारों की बात हो या सामुदायिक अधिकारों की बात हो, व्यक्तिगत अधिकार खेती के लिए कोई ज़मीन का पट्टा मिलना, और सामुदायिक चराई के लिए उस पूरे एरिया में पूरे उस कम्युनिटी को राइट्स दे देना है ना, या शहद वगैरह इकट्ठा करने का राइट दे देना, या औषधि वगैरह के जो पौधे हैं उनको चुनना और फिर उनको मार्केट में बेचना। तो इन चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे वो सामुदायिक हो, इन दोनों ही वन अधिकारों पर इनकी प्रकृति कैसी होगी, किस सीमा तक ये निर्धारित किए जाएंगे, और इनके बारे में प्रक्रिया शुरू करने का जो अधिकार है वो ग्राम सभा को दिया गया है। 4 प्रकार के अधिकारों की बेसिकली पहचान करता है, चारों को हम डिटेल में देख लेते हैं। पहला है स्वामित्व का अधिकार। ठीक है, तो देखिए FDST और OTFD यानी कि जो हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब है, जो अन्य परंपरागत वन निवासी हैं, उनको अधिकतम 4 हेक्टेयर भू क्षेत्र पर क्या है खेती किए जाने वाली जो भूमि है उसमें स्वामित्व का अधिकार देता है। राइट, फिर क्या है, ये स्वामित्व केवल उस भूमि के लिए है जिस पर वास्तव में संबंधित परिवार द्वारा खेती की जा रही है, जिस पर आप पहले से एग्रीकल्चर करते आ रहे हैं। ठीक है, उस क्षेत्र पर आपको खेती का अधिकार क्या है दे दिया जाएगा, और कोई नई भूमि जो है आपको प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा उपयोग का अधिकार दिया गया है। तो देखिए जो लघु वनोत्पाद हैं, जिनको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी बोलते हैं, ठीक है, चराई वगैरह के जो क्षेत्र हैं, इन सबको यूज करने का अधिकार आपको दिया जाएगा। फिर राहत और विकास से संबंधित अधिकार है। वन संरक्षण के लिए प्रतिबंधों के अधीन अवैध बेदखली या फिर जबरन विस्थापन अगर कोई आदिवासियों का करता है तो उससे क्या है, उससे इनको राहत दी गई है, अधिकार दिया गया है। बुनियादी सुविधाओं के मामले में पुनर्वास का भी अधिकार जो है शामिल है। ठीक बात है। फिर कह रहा है वन प्रबंध अधिकार। देखिए इसमें अगर कोई भी सामुदायिक वन संसाधन की रक्षा, उसके संरक्षण या फिर उसके प्रबंधन का अधिकार करना चाहता है तो वो भी इसके अंदर शामिल है। वन निवासियों द्वारा स्थायी उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से संरक्षित और सुरक्षित क्या है किया गया है। मैं ये एक आपको पहले भी काफ़ी डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, तो थोड़ा सा मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड किया है। क्यों, आप इसको पहले से समझते हैं। राइट, अब हम इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अधिनियम 1 जनवरी 2008 से पूर्व वन भूमि पर रहने वाले जो अनुसूचित जाति के सभी समुदाय थे उनको जो है आजीविका का अधिकार प्रदान करता है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो कट ऑफ डेट क्या दी गई थी, 2005 दी गई थी, हमने पढ़ा था ना। देखिए यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया हुआ है कि 2005। ठीक है, तो यानी कि स्टेटमेंट गलत हो जाएगी कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू किया गया है। दिस इज ऑल्सो राइट। ठीक है, और ये बांस तथा शहद को लघु वन उपज के रूप में मान्यता देता है। ये भी ठीक है, बांस को भी एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के रूप में इसके तहत मान्यता दी गई है। तो पूछ रहा है कौन सा सही है, पहला गलत है, दूसरा तीसरा ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने 4th टॉपिक की, प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन क्षमता। तो यहाँ पे देखिए जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, ठीक है, इन्होंने दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय परिवार नियोजन शिखर सम्मेलन 2022 में परिवार नियोजन 2030 पर एक विजन डॉक्यूमेंट क्या है जारी किया है। सर्वेक्षण के अनुसार ये बताया गया है कि भारत ने प्रतिस्थापन स्तर की जो प्रजनन क्षमता है वो हासिल कर ली है। ठीक है, जिसमें 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उन्होंने 2.1 या इससे कम की जो कुल प्रजनन दर है वो हासिल कर ली है। तो ये वाली चीज़ क्या है, इसको हम अभी फिर से दोबारा समझेंगे। अभी बाकी चीज़ें देख लेते हैं। जैसे 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत जो है दुनिया का पहला देश था। अच्छा, भारत क्योंकि फैमिली प्लानिंग 2030 साझेदारी का एक सदस्य है, तो अपनी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप भारत ने इसमें 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर किसमें परिवार नियोजन में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है निवेश किया है। फिर 2016 में देखिए मिशन परिवार विकास जैसे कार्यक्रम को भी राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम, इन सबको क्या और ज़्यादा गति मिली है। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या क्या बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो है लेकर आ रहे हैं फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए। तो देखिए नई पहल किट है, सास बहू सम्मेलन है, सारथी वैन से वितरण है। इनमें जो है अलग अलग समुदायों तक पहुँच करना,
उनको परिवार नियोजन के बारे में जानकारी देना, स्वस्थ जन्म स्तर, ठीक है, छोटे परिवारों के महत्व, इन सब पर क्या है और जागरूकता फैलाई जा रही है, ठीक है। और देखिए क्योंकि हम ये सब काम कर रहे हैं तो जो प्रजनन क्षमता है और जो मातृ मृत्यु दर है उसमें प्रभावशाली गिरावट देखने को हमें मिली है, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक डाटा था, बेसिक समझ थी। जो यहाँ पे समझने वाली बात है वो दो चीज़ें हैं। पहले तो टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि TFR ये क्या होता है, और दूसरा जो हमारी प्रजनन प्रतिस्थापन क्षमता है वो क्या होता है। तो देखिए प्रजनन दर क्या होती है, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है। एक महिला अपने प्रजनन काल में जितने बच्चों को जन्म देती है ये उसका प्रजनन दर कहलाता है। जैसे एक महिला उसके प्रजनन वर्ष जो कि 15 साल की उम्र से लेके 49 एज तक माना जाता है, उसमें जो बच्चों की औसत संख्या है उसको ये माना जाता है। टोटल फर्टिलिटी रेट का फायदा यह है कि किसी देश की जनसंख्या वृद्धि को समझने के लिए और जनसांख्यिकीय स्थिरता को निर्धारित करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा होता है आपका टोटल फर्टिलिटी रेट, समझ गए, पुनर्स्थापन स्तर प्रजनन क्षमता। देखिए पुनर्स्थापन एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी में कंप्लीट बदलने के लिए जितनी प्रजनन दर आपको चाहिए वो दरअसल आपकी पुनर्स्थापन स्तर प्रजनन क्षमता कहलाती है। यानी कि ये वो स्तर है जिस पर जनसंख्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने आप को बिल्कुल बदल लेती है। यानी प्रजनन क्षमता का वह स्तर जो जनसंख्या को पीढ़ी दर पीढ़ी समान रखने में आवश्यक होता है। देखिए दादा दादी थे, उनको रिप्लेस करके मम्मी पापा आ गए, मम्मी पापा को रिप्लेस करके दो बच्चे आ गए, उनको रिप्लेस करके उनके बच्चे आ जाएंगे। तो क्या है, दादा दादी की जनरेशन से मम्मी पापा की जनरेशन में आ गए, तो जनसंख्या क्या है, स्थिर रह रही है। आपकी एक जो पीढ़ी थी उसको रिप्लेस करके दूसरी पीढ़ी आ गई, ये स्थिर रहेगा। एक तो आपकी जो मृत्यु दर है वो स्थिर हो, ऐसा ना हो ज़्यादा लोग जो है मर रहे हो तो फिर वो डिसबैलेंस हो जाएगा। दूसरा प्रवास का कोई इसमें रोल ना हो, लोग ज़्यादा देश से बाहर ना जा रहे हो, देश के अंदर ना रहे हो। तो अगर आपका जो ये प्रतिस्थापन प्रजनन दर है इसमें अगर प्रवास का रोल ना हो, मृत्यु दर का रोल ना हो, तो ये एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी में बदल देता है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब आप एक बात बताइए, हम कहते हैं कि जो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 रहना चाहिए, जबकि दादा दादी से मम्मी पापा में आने के लिए तो हमें 2 की जरूरत होती है ना। तो हम 2.1 क्यों कहते हैं कि 2.1 होना चाहिए, ये क्वेश्चन आना चाहिए ना। तो देखिए दरअसल होता क्या है, माता पिता से 2 बच्चों की तरफ आने के लिए तो 2 ही चाहिए था, लेकिन क्योंकि विकसित देशों में जो बच्चों की मरने की एक दर है वो ज़्यादा मिलती है, चाइल्ड डेथ्स काफ़ी हो जाती हैं, तो इसीलिए जो है हमें 2.1 करके ये चलना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 2.1 का जो TFR है वो महिला और उसके साथी के प्रतिस्थापन को सुनिश्चित करता है। शिशु मृत्यु दर का मुकाबला करने के लिए प्रति महिला एक एक्स्ट्रा 0.1 बच्चे को जो है शामिल किया गया है, ठीक है। मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो प्लीज़ बता दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में इसको आपको कवर करा दूंगी, ठीक है। चलिए अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन दर शून्य जनसंख्या वृद्धि की ओर तभी बढ़ती है जब मृत्यु दर स्थिर हो और प्रवास का कोई प्रभाव ना पड़े, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। तो ये क्या है, ये ठीक हो जाएगा। दूसरा ये कह रहा है भारत राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला विश्व का पहला देश है, ठीक है। तो कौन सा सही है, इसमें दोनों सही है, सी यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं टॉपिक नंबर 5 की। हाल ही में देखिए सफ़ेद प्याज को GI टैग मिला है, कहाँ की है ये, अलीबाग महाराष्ट्र की है। अलीबाग महाराष्ट्र में जो वहाँ की एक आदित्य जो है जलवायु परिस्थितियां हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए, और इसका जो आदित्य स्वाद है, इसका एक डिफरेंट आकार है, और जो सफ़ेद प्याज उगाने के लिए जो ये स्थान जाना जाता है, इन पर्टिकुलर चीज़ों की वजह से इसको एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। किसके द्वारा मिलता है, तो भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के द्वारा प्रशासित किया जाता है। कब तक वैध रहता है, 10 एक जब किसी प्रोडक्ट को GI टैग मिल जाता है तो वो 10 सालों तक वैध रहता है, और फिर उसके बाद 10 सालों बाद उसको क्या है, रिन्यू कराया जा सकता है, ठीक है। तो बस ये छोटी सी न्यूज़ थी, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसको फिर से कवर कराने की पूरी कोशिश करूँगी। नमस्कार, धन्यवाद।